हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, ऑसिलेशन के क्वेश्चन चेक कर रहे थे हम, नीट वाले। जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचते हैं। क्या कहा है इन्होंने? बोला है एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज। मतलब एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, ठीक है। एक कंप्लीट वाइब्रेशन में वो उसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। मतलब एक कंप्लीट वो जो राउंड लगाएगा, जैसे पार्टिकल यहां से चला, पहले इधर गया साइड में ए डिस्टेंस तक, फिर वापस आया जीरो पे, फिर इधर गया साइड में, फिर ए डिस्टेंस तक, फिर वापस आया। ये हुआ इसका एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। पहले ए पे गया, फिर वापस आके जीरो पे आया, फिर इधर माइनस ए पे गया, फिर वापस आके जीरो पे आया। अब ये बन चुका है इसका एक राउंड। पहले इधर गया था ए, फिर देखो वापस आया, जीरो पे गया, फिर इधर माइनस ए पे गया, फिर वापस आया। कहीं अगर इसको देखें तो जिस पॉइंट से चला था x बराबर जीरो से, एक पूरा राउंड लगाने के बाद इस तरह से फिर उसी पॉइंट पे आ गया x इज इक्वल टू जीरो। तो अब पूछा एक राउंड में उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है। तो भाई साहब, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है? नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पॉइंट पे वापस आ गया। तो यहाँ पे जीरो रख दो, बटे में टाइम लगा उसको मान लो पूरा टी, तो जीरो बटे टी, आंसर आ गया जीरो। तो बहुत आसान सा सवाल था, इसमें कुछ नहीं था कि एवरेज वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी होगी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का जीरो है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो जी, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है जरा समझना। इसमें कहा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन बाय। कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और उसकी इक्वेशन दे रखी है एसएचएम की। देखो ये थोड़ी अलग तरीके की इक्वेशन है। ए नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अब आपसे पूछा है इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो आपको ना एक फॉर्मूला याद रखना है। बेसिकली एम्पलीट्यूड जो होता है वो साइन वाले टर्म और कॉस वाले टर्म की वजह से होता है, ठीक है ना। तो देखो साइन वाली टर्म और कॉस वाली टर्म तो ये हो गई। ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी वजह से कभी भी एम्पलीट्यूड नहीं होता है, तो इसे तो छोड़ दो, इसे लीव कर दो। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लगाते हैं। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लगाते हैं, जो साइन के मल्टीप्लाई में है वो है ए, और कॉस के मल्टीप्लाई में है बी। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में साइन के मल्टीप्लाई में जो है उसका स्क्वायर, और प्लस कोस के मल्टीप्लाई में जो है उसका स्क्वायर। तो ये हो गया और पूरे का अंडर रूट, ये बन गया इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है। अब आपने कहा मतलब कि सर ये हमें याद रखना पड़ेगा, तो मैं बताऊंगा कि हाँ, याद ही रखना पड़ेगा। ये एक फॉर्मूला है। देखो जैसे कोई इक्वेशन है, मान लीजिए खाली लिखा हुआ है ए साइन ओमेगा टी। तो अगर खाली साइन है तो इसका एम्पलीट्यूड होता है जो साइन के मल्टीप्लाई में है, मतलब ए, ठीक है। अगर इक्वेशन ऐसी है ए कॉस ओमेगा टी, कॉस हुआ, उसमें भी मल्टीप्लाई में है तो उसका भी एम्पलीट्यूड ए होगा खाली। अगर दोनों हुए, मान लो ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, तो अब इसका एम्पलीट्यूड होगा साइन के मल्टीप्लाई में ए का स्क्वायर, कॉस के मल्टीप्लाई में प्लस बी का स्क्वायर, और पूरे का अंडर रूट, ये एम्पलीट्यूड। अच्छा, अगर इसके भी प्लस, अब जैसे ए साइन ओमेगा टी दे दिया, प्लस बी साइन ओमेगा टी दे दिया, और प्लस में सी भी दे दिया, कोई कांस्टेंट। अब यहां से एम्पलीट्यूड जो होगा, तो वो एम्पलीट्यूड जो होगा, अगर यहाँ पे प्लस में सी कर रखा है आपने, साइन की टर्म है, कॉस की टर्म है, कॉस है ये कॉस, और फिर प्लस में सी है, तो प्लस में सी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे तो
देखो या ना देखो, एम्पलीट्यूड से फिर वही रहेगा। ए के मल्टीप्लाई में कौन है, साइन के मल्टीप्लाई में ए उसका स्क्वायर प्लस कॉस के मल्टीप्लाई में बी उसका स्क्वायर और फिर पूरे का अंडर रूट। तो उस हिसाब से हमारा आंसर जो बना वो ये बना। तो आंसर हो गया ए इज करेक्ट बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं।